नमस्कार, आप देख रहे हैं उपचुनाव का रण और आपके साथ हूं मैं लखवीर सिंह शेखावत। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना 4 घंटे बाद स्थिति काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। अब तक कांग्रेस के 2 सीटों यानी सहाड़ा और सुजानगढ़ पर और राजसमंद सीट पर बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी को सबसे बड़ा धक्का सुजानगढ़ सीट पर लग सकता है, जहां पर बीजेपी तीसरे नंबर पर चल रही है। यहां कांग्रेस पहले नंबर पर और आरएलपी दूसरे और बीजेपी तीसरे स्थान पर है। सहाड़ा से कांग्रेस एक तरफा जीत की ओर बढ़ रही है, जबकि राजसमंद में दोनों दलों की कड़ी टक्कर में बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी आगे निकल गई हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि तीनों सीटों के नतीजे कुछ भी रहें, जीतने वाले तीनों ही प्रत्याशी जश्न ना बनाएं और कोविड का ध्यान जरूर रखें। तो तीनों सीटों पर मतगणना जारी है। विशेष चर्चा करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी से नेता जितेंद्र गोठवाल जुड़ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस नेत्री ज्योति खंडेलवाल जुड़ गई है। सबसे पहला सवाल ज्योति जी आपसे, राजस्थान में ट्रेंड रहा है कि सत्ता के साथ जाती है जनता और यही नतीजे भी बता रहे हैं। दोनों सीटों पर बात की जाए सहाड़ा की और सुजानगढ़ की, तो नतीजे इसी ओर इशारा कर रहे हैं। खुश है कांग्रेस का आलाकमान? निश्चित रूप से देखिए, मैं ये कहूंगी कि प्रदेश की जो जनता है उसने कांग्रेस की विश्वास जताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से कोरोना जैसे इस गंभीर संकट के समय पर लोगों को राहत देने का काम तो किया ही किया, साथ ही साथ विकास की गति को भी कम नहीं होने दिया। और बजट में जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा बजट दिया, लोगों सोच नहीं सकते कि इतना अच्छा बजट आ सकता है, क्योंकि दूरदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ बजट दिया गया था, जिसका परिणाम है जनता का कांग्रेस पार्टी के प्रति रहा और वो एक तरफा जीत जो है दूसरी जगह देखने को आई। बल्कि यूं कहें कि बीजेपी जो है वो पक्ष के रूप में भी अपनी भूमिका जो है वो नहीं निभा पाई, कहीं पर भी कोई जनता के हित की बात वो नहीं कर पाई। और इस बात का परिणाम भी नजर आता है, परिणामों में भी इस बात का जो असर है वो भी नजर आता है, क्योंकि बीजेपी एक सुजानगढ़ में तीसरे नंबर पे नजर आती है और जहां उसकी जीत राजसमंद में भी है वहां पर बहुत कम मार्जिन के साथ जीत है, यानी उसने वहां पर भी अपना वर्चस्व, अपना जो प्रभाव है उसको कम किया है। इस बात का परिणाम है कि बीजेपी जो है वो कहीं पर भी जनता के साथ खड़ी नजर नहीं आई है। एक बात आपने ये कही कि उपचुनाव में सत्ता के साथ ही जो जाती है वो जनता जनरली रहती है राजस्थान में नहीं। आपको ध्यान होगा पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी और तब उपचुनाव हुए थे, तब राजस्थान की जनता ने को समर्थन दिया था और कांग्रेस तब चुनावों में कांग्रेस ने अपनी जीत जो है वो दर्ज की थी और वो ये बताती थी कि कैसे बीजेपी की सरकार जो है जनता के साथ नहीं खड़ी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार इतने मुश्किल समय में भी जनता के साथ खड़ी हुई है। ज्योति जी, सबसे बड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि 2 साल का शासन अशोक गहलोत सरकार कर रहा है, जो वो विफल रहा है। क्या ये परिणाम इसी ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस तो अच्छी खासी बढ़त बना रही है। हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं जो वो कह सके कि विफल है, क्योंकि अगर कोरोना प्रबंधन अगर हम देखते हैं तो वो राजस्थान की सरकार का इतना अच्छा प्रबंधन रहा है कि उसे पूरे देश में सराहा गया है, पूरे विश्व में भी उसको सराहा गया है। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से प्रबंधन किया कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, इस मिशन के साथ उन्होंने काम किया। जिस समय व्यक्ति इतना परेशान हो रहा था उसे कैसे अपने घर पहुंचाया जाए, इस चीज को लेकर के काम किया गया। वैक्सीनेशन की अगर बात आई तो वैक्सीनेशन को लेकर के राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी संख्या में, यूं कहें कि देश में नंबर 1 राजस्थान रहा। आप देखेंगे जागरूकता की अगर बात कहते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। दूरदर्शिता की बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक कदम आगे नजर आते हैं हमेशा केंद्र की सरकार से, चाहे वो 18+ को वैक्सीन देने की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे इंजेक्शन की, वो एक कदम आगे होते हैं। वो केंद्र सरकार से पहले उनको मशवरा देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप ये काम करिए, ये हमें चाहिए, ये सुविधा हमको चाहिए। तो ये उनका दिखाई देता है। फिर सिर्फ कोरोना प्रबंधन ही नहीं, आप विकास की गति को भी देखेंगे तो विकास के काम भी देखने को मिले। आपने अगर बजट देखा है तो वो बजट भी हमने देखा, केंद्र सरकार का बजट बिल्कुल फेलियर बजट, जहां कोई राहत नहीं दी गई किसी भी तरह की। लेकिन अगर राज्य सरकार का अगर बजट आया तो उसमें बहुत एक ऐसा बजट जो कि आम नागरिक का बजट था, जहां दिखाई दे रहा था
कि कैसे विकास की दर को, गति को आगे बढ़ाएंगे, कैसे लोगों को राहत देने का काम करेंगे, कैसे महिलाओं को मौका मिलेगा। और अब जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी पहले निरोगी राजस्थान की बात की और अब चिरंजीवी जो स्वास्थ्य योजना जो लेकर के आए हैं, वो स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी की एक दूरदर्शिता को, एक सोच को, विजन को दिखाता है। और न केवल दिखाता है बल्कि इम्प्लीमेंट होता है, एग्जीक्यूट होता है। चाहे वो पहले निःशुल्क दवा योजना हो, फिर निरोगी राजस्थान की बात हो और अब चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की बात हो, तो ये पूरा विजन जो है वो क्लियरली दिखाई देता है। और इसी बात का परिणाम है कि राजस्थान की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस को समर्थन दिया, साथ दिया, ये मोहर लगाई कि हाँ, मुख्यमंत्री जी उनके साथ खड़े हैं, उनकी हर मुश्किल में उनके साथ है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, हर एक जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहा और इसी सब बातों का परिणाम रहा कि चाहे वो सुजानगढ़ हो, चाहे वो सहाड़ा, और मैं तो कहूंगी राजसमंद में भी अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस ने बहुत अच्छी, वहां के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी मेहनत की है, वहां के लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है। कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद और वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कांग्रेस के प्रति अपना एक विश्वास जताया। ठीक है ज्योति जी, बने रहिए हमारे साथ, चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता जितेंद्र गोठवाल भी बने हुए हैं। जितेंद्र जी, लगातार बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा किए गए कि तीनों सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने जा रही है, लेकिन दावे कहीं ना कहीं धराशायी हो गए आपके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी शिद्दत के साथ कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा और उसका परिणाम ये है कि सरकार के पूरे तंत्र को लगने के बाद भी सरकारी अधिकारियों ने कांग्रेस का कार्यकर्ता बन के काम किया। उसके बाद भी हमारी यथावत स्थिति, जहां पर हम पहले जीते हुए थे, किरण महेश्वरी जी की जगह पे दीप्ति वहां जीत रही है। सुजानगढ़ में भी हम फाइट में है और निश्चित तौर पर सहाड़ा के अंदर भी अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि क्या होगा। और मुझे लगता है कि हम तीनों जगह अपनी पहले जैसी मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, प्रदेश नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को इसी तरह बनाए रखा और हम पहले जैसी यथावत स्थिति में आ गए। अभी जो ज्योति जी कह रही थी, लखविंद्र जी, ज्योति जी का कहना बिल्कुल गलत है। कोविड के मैनेजमेंट के अंदर यह सरकार बिल्कुल विफल है। पहले भी लोग राजस्थान के अंदर भूखे मरते रहे जब तक केंद्र सरकार ने फिर अनाज की घोषणा की, उसके बाद यहां पर वितरण प्रारंभ हुआ। अभी भी इंजेक्शन को लेकर रोज मारामारी हो रही है। गैस केंद्र भेज रहा है, यहां पर प्रबंधन ठीक नहीं है और ये दावा करते हैं कि कांग्रेस का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। आज तक हमारे यहां पर चलता आया है कि सत्ता के साथ ही लगभग सीटें जीती जाती हैं और उसका परिणाम है ये। सुजानगढ़ और सहाड़ा को देख के मुझे नहीं लगता इन्हें खुश होना चाहिए। हम तो तब मानते तब पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा वातावरण बनता, राजसमंद के अंदर भी ऐसा वातावरण बनता और कुछ क्या संपत्ति के वोट है। माननीय भंवरलाल जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उनकी जगह इन्होंने मनोज को टिकट दिया तो मनोज पार्टी के अंदर पहले सक्रिय नहीं रहा, लेकिन माननीय भंवरलाल जी का उनको लाभ मिला। सहाड़ा के अंदर भी उसके परिवार का उनको लाभ मिला और मुझे लगता है राजसमंद में भी हमें उसका लाभ मिला। मैं उसको नहीं नकारता, लेकिन कहीं ना कहीं संपत्ति भी इस चुनाव के अंदर पूरी तरह हावी रही। ठीक है गोठवाल जी, आपसे सवाल रहेगा, लेकिन इसी बीच हमारे साथ चर्चा में नारायण बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हैं वो जुड़ चुके हैं। नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। नहीं अटल जो जुड़ गए हैं। हाँ बेनीवाल जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आपकी पार्टी जो लगातार दावा करती आई है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो ट्रेंड चला रहा है राजस्थान में कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, उसको धराशायी कर दिया जाएगा और अब आरएलपी आएगी, इसी ओर इशारा किया सुजानगढ़ विधानसभा सीट के रुझानों ने। देखिए, प्रदेश का आम आवाम जो है वो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ एक नई आशा की किरण आरएलपी में देख रहा है और उसी का नतीजा है कि हालांकि हमारा पहला ये चुनाव था, उपचुनाव जो हम 2023 का हमारा मुख्य मकसद ये है कि प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन को लेकर और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी ने जो मुहिम चलाई है उसको पूरे प्रदेश में जन जन तक पहुंचे। 2023 हमारा टारगेट है, लेकिन सुजानगढ़ के अंदर उपचुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत की। निश्चित रूप से जो एक सहानुभूति की लहर के बावजूद और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बावजूद वहां की जनता ने अच्छा एक सार्थक
परिणाम इसको मैं कहूंगा, क्योंकि अभी काउंटिंग आधी हुई है। निश्चित रूप से आशा के अनुरूप वहां हमारी प्रेजेंस आएगी। ठीक है, ज्योति खंडेलवाल जी से सवाल लूं उससे पहले, क्योंकि ज्योति कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, तो क्या यह दुरुपयोग राजसमंद वाली सीट पर नहीं हुआ गोठवाल जी? निश्चित तौर पर वहां पर भी इन्होंने पूरा प्रयास किया। आपको ध्यान में होगा, हमारी वहां की सांसद, उनको रात को 1 बजे थाने के अंदर जाना पड़ा। पुलिस के अधिकारी वहां पर खड़े होकर वोट डलवा रहे थे। अगर आप चुनाव कमिश्नर का मेल आईडी चेक करेंगे तो हमारी जानकारी मिलेगी कि हर 15 मिनट में हमें मेल करना पड़ा केंद्रीय चुनाव आयोग को, और उनको आगाह करना पड़ा कि यहां पर पुलिस का तंत्र, अधिकारी कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। उसके बाद भी बहुत सारी चीजों में इन्होंने अपनी दादागिरी चलाई, और जो परिणाम आया है उससे हम संतुष्ट हैं। निश्चित तौर पर पूरी सरकार लगने के बाद जो सेकंड सीएम माने जाते हैं वो मंत्री राजसंबंध में पड़े थे। खनन करने वाले बेचारे खनन के व्यापारियों को बुलाया गया, उनको धमकाया गया, डराया गया। यहां तक कि ऐसा भी हुआ कि किसी ने बीजेपी के पक्ष में अगर कोई सोशल मीडिया पर बाइट डाली तो 2 दिन बाद उसको बिठाकर ये कहकर के तेरी लीज कैंसिल कर दी जाएगी, तेरी खान कैंसिल कर दी जाएगी, और अन्यथा तुझे कांग्रेस के पक्ष में दोबारा से एक सोशल मीडिया पर अपनी बाइट डालनी पड़ेगी। ऐसे भी कई सारे उदाहरण बनकर आए हैं, और चुनाव के समय हमने आप लोगों को मीडिया के माध्यम से भी अवगत कराने की कोशिश की। निश्चित तौर पर मैं अब भी ये मानता हूं कि पूरे सरकारी तंत्र को, पूरी सरकार को, पूरे मंत्रियों को, पूरे अधिकारियों के लगने के बाद जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहां तक पहुंचे हैं, उसके लिए मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पर ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संदेश है कि पूरी सरकार ने अपनी ताकत लगाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस कदर चुनाव लड़ा कि सरकार के खिलाफ ही राजसंबंध में हम पहले की तरह काबिज रहे, और सुजानगढ़ में और सहाड़ा में भी हमने मजबूती से चुनाव लड़ा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, ज्योति खंडेलवाल जी से जवाब ले लेते हैं। ज्योति जी, सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है बीजेपी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता का जो जनादेश है वो ये नहीं है, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है, और इसी का कारण है कि 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली है। किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, बीजेपी क्या है, एक्चुअली खुद सत्ता का दुरुपयोग बहुत ज्यादा, कैसे सरकारी संस्थाओं का हनन किया जाए, कैसे चुनावों में साम दाम दंड भी अपनाया जाए। सबने देखा है पश्चिम बंगाल में क्या किया गया है बीजेपी के द्वारा, किस तरीके से डराया धमकाया गया है, किस तरीके से खरीदा गया है, खरीद वहां पर की है, और इस सब के बावजूद बीजेपी को वहां पर मुंह की खानी पड़ी है। तो जो बीजेपी जो खुद ऐसा करती है ना, उसे लगता है कि शायद दूसरी पार्टियां भी ऐसा करती होंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। कांग्रेस जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से पूरे तरीके से विश्वास रखती है, और लोकतांत्रिक तरीके से जनता के बीच में जाती है, और सरकार ने अच्छे काम किए हैं तो उसको हम बताएंगे जनता के बीच में जाकर, जनता के बीच में बताएंगे तो जनता को विश्वास होगा, तो जनता वोट डाल करके आएगी। जनता भी ऐसे ज्योति जी रोकना चाहूंगा आपको, ज्योति जी रोकना चाहूंगा आपको। जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी आरोप लगाए थे कि सहाड़ा विधानसभा सीट पर ग्राम विकास अधिकारी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, एक बस भरकर वो नरेगा मजदूरों को लेकर आए हैं और वोट कास्ट करवाया जा रहा है, उसको किस प्रकार से लेती है? फर्जी अगर कोई वोटिंग हुई है तो आपको शिकायत करते हो, पता चल जाता। किसी तरह की कोई फर्जी वोटिंग नहीं हुई है, चुनाव आयोग निश्चित रूप से वहां पे कार्रवाई करता है अगर कोई फर्जी वोटिंग हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पहले से ही बीजेपी की हार चुकी थी, उसकी बौखलाहट थी, और अच्छे टाइम तो बीजेपी अगर अपनी हार से संतुष्ट है, जैसा जितेंद्र जी कह रहे थे कि हम चुनाव के परिणामों से संतुष्ट हैं, हमने जो किया है वो यथावत है, ऐसे की ऐसे अच्छा है, मैंने बीजेपी ने बोला था आप इसी को अच्छा प्रदर्शन मानिए, क्योंकि इसी में संतुष्ट है ना, आप लोग सीख भी लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाएगी, और आप अगर अपनी हार पे संतुष्ट रहेंगे तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। तो अच्छी बात है, आप अपनी हार पर आप तीसरे नंबर पे खिसक जाते हैं, आपका वोट बैंक खिसक जाता है, फिर भी आप संतुष्ट होते हैं, आप जनता के बीच में नहीं जाते हैं, विपक्ष की तरह अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं, फिर भी आप संतुष्ट रहते हैं, तो आप अपने संतुष्ट नहीं, हमें इससे कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर के, समर्थन देकर के, साथ दे करके, आप देखेंगे ना, एक तरफा जीत की और आगे बढ़ रहे हैं।
तो जिस तरीके का साथ और समर्थन मिल रहा है वो वहां पर मंत्री ने जो वहां पर अपनी भूमिका निभाई है, उनने जनता के बीच में जाकर के संवाद स्थापित किया है, कांग्रेस से किए गए कामों के बारे में जनता से बातचीत की है, चर्चा की है, बजट के बारे में की है। कोरोना के समय में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहा है, वोट मांगने का समय आया तो वो जनता के बीच में आराम से जा सका। बीजेपी के लोग वहां पे थे नहीं। जब तकलीफ के समय आप नहीं होंगे तो आपको वोट मांगने में भी परेशानी होगी। अगर आप तकलीफ के समय होते तो किसी के भी दबाव में आकर के जनता वोट नहीं देती, वो आपको वोट देती अगर आप बीच में खड़े हुए होते तो। और जहाँ तक आप बार बार राजस्थान में कोरोना के कुप्रबंधन के बोल रहे थे, तो आपको शायद ध्यान नहीं है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे यहाँ की जनता हो, चाहे पूरे विश्व में, देश में राजस्थान को एक मॉडल के रूप में देखा गया। यहाँ संवेदनशीलता और दूरदर्शिता को देखा गया, समय से पहले आगे की बात को समझा गया, उसके अनुसार ही मांग भी की गई। आज यहाँ आज ऐसे ऑक्सीजन और इंजेक्शन की अगर कमी थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही 3 मंत्रियों को भेजा केंद्र में कि वो अधिकारियों से बात करें, वहाँ की स्थिति बताएं और पूरी स्थिति बता करके यहाँ की स्थिति के बारे में बता करके यहाँ की जो जरूरत है उसको बताएं, जिससे कि केंद्र जो है वो मुहैया करा सके। अब केंद्र अगर विफल होता है, वो राष्ट्रीयकरण भी कर लेता है तो और फिर भी राज्यों को सप्लाई नहीं कर पाता है, दे नहीं पाता है, केवल कागजों में बातें करता है। देखिए, बातें करने की बात बंगाल में भी देखी गई, वहां आपने बातें की थी, उसका परिणाम देख लिया। यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस ने काम किया था, इस बात का भी परिणाम देखिए। तो निश्चित रूप से जो जनता के साथ जुड़ करके काम करता है, जनता उसको साथ देती है, समर्थन देती है और जनता के साथ और सहयोग ने कांग्रेस के काम पर मुहर लगाई है, विश्वास जताया है कांग्रेस के प्रति, राजस्थान के नेतृत्व के प्रति विश्वास जताया है और ये विश्वास जताया है कि अगर हम कांग्रेस जिता के देते हैं तो हमारे क्षेत्र का विकास भी और तेज गति से होगा। इस बात के विश्वास के साथ कांग्रेस ने को वोट दिया गया और कांग्रेस जो है वो भी इस बात के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है कि वो राजस्थान के विकास में और कोरोना जैसे गंभीर समय में जनता के साथ हमेशा खड़ी है और उसके लिए वचनबद्ध है कि राजस्थान को कैसे विकास को आगे बढ़ाया जाए, कैसे यहाँ के लोगों को सुविधाएं और राहत दी जाए, इसके लिए कांग्रेस तरीके से करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और खींवसर से विधायक नारायण बेनीवाल भी लगातार चर्चा में जुड़े हुए हैं। नारायण जी, सवाल आपसे ये सेम ही रहेगा, क्या आपको लगता है तीनों सीटों पर उपचुनाव में जो सरकार थी, सत्ताधारी दल कांग्रेस पार्टी थी, क्या सत्ता का दुरुपयोग किया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है तीनों सीटों पर? देखिए, ये तो इतिहास गवाह है कि जो पार्टी कहीं सत्ता में कोई सी भी हो, वो अपने जो सिस्टम है उसका दुरुपयोग कहीं ना कहीं करती है। ये तो हमेशा इसका इतिहास गवाह रहा है। मैं भी उपचुनाव में एमएलए बना था, मुझे पता है कि 10,000 की फोर्स लगा के और 60 से अधिक विधायक और हर गोत्र और जाति का मंत्री गांव-गांव और ढाणी तक में आए, हमारे वोटरों को रोका गया, ये सब है। लेकिन अंततोगत्वा इस प्रदेश में जो है, मैं तो मीडिया के माध्यम से आप लोगों से अपील करूंगा, इस बार मैं सुबह से विश्लेषण सारे टीवी पे देख रहा हूँ, सारे चैनल पे मैं देख रहा हूँ, सबने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भूमिका को लेके बड़ी अच्छी एक एंकरिंग उन्होंने की है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि अभी प्रदेश में ये हो रहा है कि एक कम बुरा है और एक ज्यादा बुरा है, तो ये जनता की मजबूरी हो गई कि जो कम बुरा है थोड़ा सा उसको आप चुन लो। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में राजस्थान के अंदर आई है, तो निश्चित रूप से यहाँ एक मतदाता जो है बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है और 2023 में जो है जब आम चुनाव होंगे तब बहुत बड़ी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, नारायण जी का जो रुख था वो भी हमने जाना, चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप सभी दर्शक न्यूज इंडिया के साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा में लौटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र गोठवाल से सवाल करते हैं। जितेंद्र जी, सूचनाएं मिल रही है राजसमंद सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत काबिज कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पत्र भिजवाया दीप्ति माहेश्वरी को जीत के जश्न का। जी बिल्कुल, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। अभी जो ज्योति जी ने कह रही थी, एक एक करके मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। लखविंदर जी, ज्योति जी ने पश्चिम बंगाल की बात करी, उसके लिए मैं उनको कहना चाहता हूं, कांग्रेस वालों की स्थिति तो पश्चिम बंगाल में ये हो गई है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने खुद की 44 सीटों में से एक भी नहीं बचा पाए।
और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देने की, जबकि हम 3 सीटों पर थे पहले काबिज, 3 विधायक हमारे वहां थे और आज अभी तक हम मेरे पास जो सूचना है लगभग 100 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। निश्चित तौर पर 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, असम के अंदर हमारी सरकार थी, हम उस पर काबिज हैं, 80 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पांडुचेरी के अंदर हमारे पास कोई सीट नहीं थी, हम 8 सीटों पर आगे चल रहे हैं। केरल के अंदर हमारे पास 1 सीट थी, हम 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और तमिलनाडु में एडीएमके के साथ हम लोग सरकार जो है मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग 100 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने कही विकास की, मैं कांग्रेस के सभी नेताओं से, मुख्यमंत्री जी को भी चैलेंज करता हूं जी, 2.5 सालों के अंदर एक भी ऐसी सैंक्शन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी कार्यकाल के अंदर जिसकी सैंक्शन जारी की, अगर कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बता दे तो जो आप कहोगे मैं करने को तैयार हूं। लेकिन बड़ा सवाल, गोठवाल जी एक मिनट, सवाल सुनिएगा। बड़ा सवाल है, आप ये जो बात कर रहे हैं उसके बावजूद चूक कहां से हो गई बीजेपी के नेतृत्व से कि आखिरकार 2 सीट पर हार का सामना करना पड़ रहा है? कैडरवेस पार्टी होने का दावा करती है बीजेपी। मैं आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूं जी। 2.5 साल के अंदर इन्होंने एक भी काम की स्वीकृति नहीं दी है, नहीं पूरा किया है और नहीं विकास की बात ये लोग करने योग्य है। इनके विधायक क्षेत्र में जाने से बच रहे हैं। आप जो कह रहे हो कि चूक हो गई, हमने जो भी सिलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया, वर्तमान परिस्थितियों को देखकर बहुत अच्छा सिलेक्शन किया और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़े। मैंने आपको कहा कि सुजानगढ़ के अंदर भी सिंपैथी के वोट पड़े, सहाड़ा के अंदर भी स्थिति यही थी और निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। ये पार्टी सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ सेवा करने पर विश्वास रखती है। आज भी हमारे प्रदेश के अंदर सेवाई संगठन के नाम पे एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। हम रक्त रोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, प्लाज्मा उपलब्ध करवा रहे हैं, गैस की व्यवस्थाओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जितना यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय नेतृत्व से बात नहीं करी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे बड़े नेताओं ने केंद्रीय नेताओं से आग्रह किया गैस पहुंचाने के लिए, इंजेक्शन उपलब्ध कराने के लिए। हमारी पार्टी सेवा, जनता को बुद्ध नारायण की सेवा मानकर हम लोग काम करने वाले लोग हैं और हम करते चले जा रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही ज्योति जी ने कि चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई। ठीक है, मान लिया आपकी बात को, लेकिन इसका असर जो है वो उपचुनाव में नहीं दिखा। ज्योति खंडेलवाल जी के पास जाना चाहूंगा। ज्योति जी लगातार कह रहे हैं जितेंद्र गोठवाल की भारतीय जनता पार्टी कैडरवेस पार्टी है, तमाम जो कार्यकर्ताओं का मैनेजमेंट बेहतरीन मैनेजमेंट है, फील्ड पर अच्छा काम कर रही है, प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर मजबूत नजर आ रही है। किस प्रकार से देखती हैं? परिणाम तो इस ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। मुझे तो जब जितेंद्र जब बोल रहे थे ना, और वो जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे और पता नहीं मुख्यमंत्री जी को चैलेंज कर रहे थे, हमने तो कहूंगी कि वो इस जगह पर है ही नहीं। गोठवाल जी आएंगे आपके पास आएंगे, ज्योति जी से जवाब ले लेते हैं, आएंगे आपके पास। ठीक है, वो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, ये लोकतंत्र है यहाँ पर, लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है, हंसी भी आ रही थी। अगर इतनी ही बातें की थी आपने केंद्र से, तो निःशुल्क वैक्सीनेशन की बात क्यों नहीं की? क्यों 2 दरों पर वैक्सीनेशन मिलती है, केंद्र को अलग, राज्य को अलग? राज्य पे अतिरिक्त भार पड़ रहा है। आपने राज्य सरकार से डिमांड की, सबने डिमांड की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो निःशुल्क वैक्सीनेशन की घोषणा कर दी। लेकिन क्या केंद्र की सरकार निःशुल्क भी नहीं तो कम से कम केंद्र को जिस दर पे मिल रही है उस दर पे राज्य को उपलब्ध नहीं करवा सकती थी? लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए, ना आपके सांसद कुछ वहां जाकर के बोलने लायक स्थिति में होते हैं, न बोल पाते हैं। अब अपने प्रधानमंत्री अपने केंद्र की सरकार के सामने तो कुछ बोल नहीं पाते और अशोक गहलोत जी के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम तो चाहते भी नहीं है आपसे कुछ करवाना कि जो हम चाहेंगे वो आप कर देंगे। लेकिन ये निरोगी राजस्थान, ये चिरंजीवी योजना, यहाँ पर महिलाओं के लिए काम, यहाँ पर सारे जो विकास के काम हुए, लगभग 7,000 करोड़ के विकास के डिपार्टमेंट के द्वारा हुए, लगातार काम हो रहे हैं। आप किस बात की बातें करते हैं? आपके पास खुद के पास कुछ काम नहीं है गिनाने को। यहाँ तो मेट्रो भी हम लेकर के आए हैं, सारे फ्लाईओवर्स भी हम लेकर के आए हैं, सारी रोड का डेवलपमेंट भी हमने किया है। आपके पास तो कुछ कहने को ही नहीं है और आप कह रहे थे जो चाहे करते हैं, हम कुछ करवाना ही नहीं है आपसे, आप कुछ करने लायक स्थिति में ही नहीं है कि हम कुछ करवाए आपसे। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें, निःशुल्क दवा योजना कांग्रेस की देन है। आज निःशुल्क दवा के साथ साथ निःशुल्क टेस्ट हो रहे हैं तो कांग्रेस की देन है। निरोगी राजस्थान की परिकल्पना कांग्रेस की देन है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना कांग्रेस की देन है।
आप जो काम उठा करके देखेंगे हर काम में कांग्रेस नजर आएगी आपको। आपके कांग्रेस के बिना राजस्थान में कोई विकास का काम ही नजर नहीं आएगा। जयपुर का कौन सा फ्लाईओवर है जो बीजेपी ने बनाया? एक बनाया है झोटवाड़ा वाला, जिसको आज बदलना पड़ रहा है। इसके अलावा एक फ्लाईओवर जयपुर में बीजेपी का बनाया हुआ नहीं है। मेट्रो कांग्रेस की लाई, डेनमार्क कांग्रेस का लाया है, सेंटर का कांग्रेस की देन है, वरना आप उस जमीन को भी अड़क जाते। ठीक है ज्योति जी, जवाब ले लेते हैं। प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी मैदान में सबको पता है, लेकिन विपक्षी दल के तौर पर तीसरी ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी है। जवाब उनसे भी मांगते हैं। नारायण जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जो लगातार कहती आ रही है ज्योति खंडेलवाल, सहमत है उनकी बातों से? देखिए, सही विश्लेषण यदि हम करें तो सदन के अंदर, मैं सदन का भी हूँ, सदन में ये देखने को नहीं मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई विपक्ष की भूमिका निभाई। आप चाहे दलित युवती के साथ रेप का मामला हो, दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारने का मामला हो, नौजवानों की आत्महत्या का मामला हो, या जो को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा मुद्दे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्यों ने उठाया। और अभी विपक्ष तो सिर्फ कांग्रेस के अंदर जो असंतुष्ट है, उन्हीं के अंदर ये दिख रहा है कि वो लोग विपक्ष में है। अभी भारतीय जनता पार्टी कहीं विपक्ष में नजर नहीं आ रही है। एक दूसरे को बचाने में हमारे सुप्रीमो हनुमान जी हमेशा समाचार पत्रों के माध्यम से कहते हुए आए कि दोनों दलों के जो गठबंधन जो आपसी बड़े नेताओं, इससे प्रदेश को बहुत बड़ा घाटा हुआ। अभी जैसे ज्योति जी ने कहा कि निःशुल्क दवाइयों की बात ठीक है, लेकिन आज हालात क्या है प्रदेश और देश के? आज व्यक्ति की सारा एक कोरोना का जो टीका है, जो रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है, उसके लिए लोग हमें यहाँ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, फेसबुकों पे लिख रहे हैं। और पूरा देश और प्रदेश की जो हालात है आज, यदि हम ईमानदारी से जो आज बातें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का भी समय भी नहीं है। मेरा तो आप सबसे यही कि मैं अपील भी करूंगा, क्योंकि देश जिस स्थिति से गुजरा है, उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे, लेकिन देश के हालात देश के क्या है, उस देश के ऐसे हालात क्यों बने, उसके लिए वास्तव में दोषी वही लोग हैं जो आज तक सत्ता और संगठनों में रहे। यदि आज हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं और हम एक हॉस्पिटल के अंदर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध कराने के अंदर इतना पसीने छूट रहे हैं, विकास कहाँ हुआ है देश में? मैं तो ये बातें मीडिया के माध्यम से भी ये कहूंगा, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि देश के अंदर जो असली जो तस्वीर है, देखिए वोट मैंने पहले भी कहा था कि एक बुरा है और एक ज्यादा बुरा है, तो आपको एक को चुनना है। तो लोग यहाँ राजस्थान के अंदर भी परिपाटी रही, एक बार इसको चुनेंगे, एक बार इसको चुनेंगे। तो निश्चित रूप से हमें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की बजाय ये कह रहे हैं 24 जो सांसद है उन्होंने मांग नहीं की, हमारे सुप्रीमो जो हनुमान जी, ये लगातार आप देख भी रहे हो मीडिया के माध्यम से भी, और मोदी जी से और जो स्वास्थ्य मंत्री जी अमित शाह जी जो भी हैं देश के सिर्फ नेतृत्व में जो लोग बैठे हैं, उनसे ऑक्सीजन और टीकों की मांग लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन और मैंने आज से 6 महीने पहले जब अभिभाषण राज्यपाल महोदय का हुआ था, तब मैंने कहा था, मैंने कहा हम लोग निरोगी राजस्थान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्राथमिक जो स्वास्थ्य का जो ढांचा है वो इतना गड़बड़ा गया है। आज पीएससी और सीएससी की बहुत बड़ी अहमियत रहती है यदि समय पर हम जाग जाते और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का हम ढांचागत विकास करते, तो निश्चित रूप से आज जिला मुख्यालय के अस्पतालों की हालात नहीं होती। आज बेड इतने मरीज आ गए कि आप किसी को ऑक्सीजन नहीं दे सकते, किसी को आप दवाई नहीं दे सकते। और कितनी बड़ी विडंबना है कि चांद पे जाने की बात करने वाले देश में लोग जो ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। हम सब जो पार्टियां ठीक है नारायण जी, आपके पास आएंगे, इससे पहले स्वागत करना चाहेंगे चर्चा में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष महरिया जी हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। थैंक यू। सुभाष जी, लगातार चर्चा जारी है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि तीनों सीटों पर उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन राज्य सरकार ने जो सत्ता का दुरुपयोग किया है उसी की वजह से 2-1 का संतोष करना पड़ रहा है। देखिए, ये जो इलेक्शन है जी, ये पिछली सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक का सरकार का जो कामकाज रहा, सरकार की जो परफॉर्मेंस रही, सरकार की जो नीतियां रही, जो सरकार ने बनने से पहले इलेक्शन एजेंडा दिया उसके ऊपर जो काम किया, बजट में जिस प्रकार से सरकार ने आम आदमी के सभी वर्गों को, छत्तीस बिरादरी को जिस प्रकार से बजट का आवंटन किया,
इन सब बातों को देखने के साथ साथ पिछले 14 महीने से कोविड का जो काम चल रहा है, राजस्थान भौगोलिक क्षेत्र से पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके बावजूद हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने जो मैनेजमेंट किया वो अपने आप में अद्भुत है। इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ जो मैनेजमेंट का काम हुआ है वो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर रहा है। इन सब बातों को देखते हुए जनता ने जो समर्थन दिया है उसमें आप देखिए 2 सीटों पर जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की है वहां दोनों ही भारी मार्जिन से जीत दर्ज की है, इसलिए वोटों परसेंटेज बढ़ा है। इन सब बातों को देखने की आवश्यकता है। मैं किसी दूसरे के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको और हमको सबको ये समझने की जरूरत है कि जनता हर आईने से देखती है, हर बात को बारीकी से समझती है और उसके बाद में अपना निर्णय देती है। सुभाष जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, सीजन लीडर माने जाते हैं, कई चुनाव आपने देखे हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में जो विग्रह की तस्वीरें हम देखने को मिल रही है, अंतरकलह, अंतर्द्वंद की जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या यही कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा? देखिए, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट से हटती जा रही है। ग्रास रूट पर काम करने की प्रवृत्ति वाले लोग धीरे धीरे उनकी तानाशाही, उनके रवैये से दूर होते चले गए और आज हालात ये हैं कि हर कोई टीवी चैनल्स पर या हर कोई मीडिया में आने के लिए ही बेकाब रहते हैं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ग्रास रूट से जुड़े हुए जो भी वर्कर्स हैं उनकी अनदेखी जो रही है वो आज भी पीड़ा उनके मन में वैसी की वैसे है। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए कि हम हमारे इलाके में क्या कर रहे हैं, हम हमारे इलाके के लोगों की समस्याओं के लिए कितना जूझ रहे हैं, हमारे मन में कितनी पीड़ा, दिखावे की पीड़ा नहीं, मन की पीड़ा कितनी है, इन सब बातों को देखने की आवश्यकता है। जनता बड़ी बारीकी से समझ लेती है कि हमें क्या करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक है, जितेंद्र गोठवाल जी से भी जान लेते हैं। जितेंद्र गोठवाल जी, भारतीय जनता पार्टी दावे करती है कैडर बेस पार्टी है, राजस्थान में मजबूत संगठन है। जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनका संगठनात्मक कौशल भी एक अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या नहीं मानते हैं आप कि पार्टी में जो गुटबाजी की तस्वीरें थी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दरकिनार करना, इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ा? देखिए, मैं इस चुनाव को, पूरे चुनाव को कोऑर्डिनेटर के नाते देख रहा था और निश्चित तौर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि सभी स्टार प्रचारकों से बात की हमने और 3 स्टार से प्रचारक हमारे यहां पर नहीं आ पाए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मुझे कोई लाग लपेट वाला विषय नहीं है। पहले तो थे उसके अंदर ओम माथुर जी, वो बंगाल चुनाव में व्यस्त थे। भूपेंद्र यादव जी, वो भी बंगाल चुनाव में व्यस्त थे। वसुंधरा जी के पुत्र वधू का स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वो चुनाव में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व के ऊपर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। जो ये परिणाम आए हैं, आपको रोकना चाहूंगा। आप लगातार कह रहे हैं वसुंधरा राजे की पुत्र वधू निहारिका राजे अस्वस्थ थी, इसके लिए वो चुनाव प्रचार में नजर नहीं आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके साथ किया, क्या वो ठीक था? जो नामांकन रैलियों के जो अधिकृत पोस्टर्स थे उससे दरकिनार रखा गया, वसुंधरा राजे की तस्वीर वहां नजर नहीं आई और केवल मात्र इतिश्री करने के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में वसुंधरा राजे का नाम शामिल करना, क्या ये वाकई में उन जिस ओहदे पर वो हैं, जो वरिष्ठ राजनेता वो हैं, क्या उनको स्वाभिमान के लिए उनके ठेस नहीं पहुंचाई भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने खुद? देखिए लखविंद्र जी, जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो सभी पत्रकारों तक आप पहुंचाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पे और उसूलों पे चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया, केंद्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की और प्रदेश अध्यक्ष जी की, और जहां पर मुख्यमंत्री हैं वहां मुख्यमंत्री की, और जहां मुख्यमंत्री नहीं है वहां लीडर अपोजिशन की फोटो। हमारे यहाँ केंद्र से गाइडलाइन तय हो गई। गाइडलाइन तय होने के बाद ये चर्चा का विषय मीडिया ने और कांग्रेस ने बनाया। माननीय मुख्य देखिए उल्लेखनीय इसलिए हो जाता है गोठवाल जी, उल्लेखनीय इसलिए हो जाता है जब वहां पर केंद्रीय मंत्री की तस्वीर है, सबसे बड़ी बात है मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष की तस्वीर है और वसुंधरा राजे की तस्वीर न होना, वाकई में सवाल तो उठेंगे। और जबकि ये इसलिए नहीं, पहले सवाल सुनिए आप,
इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वसुंधरा राजे का जो आधार है वो पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि केंद्र में भी है। ऐसे में वसुंधरा राजे को आप दरकिनार करेंगे तो वाकई में खामियाजा तो उठाना पड़ेगा, इसको दरकिनार नहीं कर सकते आप। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, गाइडलाइन केंद्र से तय हो गई, उसके बाद जो प्रदेश के पोस्टर होल्डिंग बनने वाले हैं, जो प्रदेश स्तर पर निर्णय लेने वाले हैं, वो गाइडलाइन के आधार पर होंगे। नीचे कोई मंडल में अगर लगाता तो हमारी सामान्य नेता उसको स्वीकार कर रहे हैं और हमने हमेशा स्वीकार किया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी हमेशा स्वीकार किया। वो हमारी 2 बार की मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारी कोर कमेटी की मेंबर है, उनको नहीं नकारा जा सकता। वो हमारी नेता, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन चुनाव में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस तन्मयता से काम किया, जहां बूथ तक पहुंचे, वो जहां पर हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ तक जाके पार्टी का प्रचार प्रसार किया, निश्चित तौर पर जो परिणाम आए हैं, मैं अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता साधुवाद का हकदार है, क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के केडर बेस वोट को वहां पहुंचाने का काम किया, डलवाने का काम किया। और कांग्रेस ने अपने सरकारी तंत्र का उपयोग करते हुए जो परिणाम आए, ठीक है, जो जनादेश है उसको स्वीकार करना है और करना चाहिए हमें। हम लोकतंत्र में काम करते हैं। अभी जो विपक्ष के लोग कह रहे थे, अभी जो आरएलपी के भी मेरे साथी ने कहा, ज्योति जी ने भी कहा, राजस्थान के अंदर दलित बलात्कार, दलित अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार पूरे देश में 2nd नंबर पर है। कहां पर सुशासन की बात करते हैं? मैंने विधानसभा का घेराव किया, उसके बाद भी 1.25 साल के अंदर उस महिला के, नाबालिग लड़की के मेडिकल की रिपोर्ट नहीं आ पाई। देखिए यही बात तो ज्योति खंडेलवाल जी भी कह रहे हैं, यही बात सुभाष महरिया जी भी कह रहे हैं कि प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी है तो वाकई में चीजें उठानी चाहिए, जो सरकार की कमियां वो उठानी चाहिए। आप लोगों के पास न केवल एनसीआरबी के आंकड़े थे बल्कि आप लोगों के पास तो इतनी मजबूत चीज थी कि पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच आज दिन तक समन्वय स्थापित न हो पाया। ये बात आपके नेता लगातार कहते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप इस बात को मुखरता से इन उपचुनाव में नहीं उठा पाए। ये आपका ड्रॉबैक था, इससे आपको मानना पड़ेगा। देखिए, ये प्रदेश का विषय है, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूं कि सचिन पायलट के साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसके कारण सत्ता में ये लोग आए और उसके बाद दूध में से मक्खी की तरह निकाल के पटक दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो काम कर रहा था, जो कर रहा है, उसको मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। और ये जो रिजल्ट आए, मैंने आपको कहा कि मैं चुनाव का कोऑर्डिनेशन देख रहा था, 70 शिकायतें हमने दर्ज की और केंद्रीय चुनाव आयोग के डायरेक्शन के ऊपर 50% अधिकारियों पे तुरंत कार्रवाई हुई। नहीं तो ये सरकार पूरे चुनाव को अपनी दादागिरी से करना चाहती थी। उसके बाद इसके परिणाम कुछ अलग ही होते, लेकिन मैं केंद्रीय चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं कि उनके हस्तक्षेप से कुछ चीजें ठीक हुई और जहां पर जो परिणाम आने चाहिए थे, मुझे लगता है वैसे नहीं आए, लेकिन काफी हद तक चुनाव परिणाम जो आए वो बिल्कुल पारदर्शी, ऐसा मुझे लगता है कि 70% पारदर्शी चुनाव परिणाम आए। ठीक है, जाहिर सी बात है, जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उनको स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई और ऑप्शन बचता नजर नहीं आता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता नारायण बेनीवाल जी के पास जाना चाहूंगा। नारायण जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही, वरिष्ठ राजनेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, क्या उनको दरकिनार करना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए हार का सबब बना? क्योंकि आप पहले किसान आंदोलन से पहले तक आप भी भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें एनडीए का हिस्सा थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मुद्दा है जी, लेकिन आप सबको पता है, पूरा देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जब अशोक गहलोत जी की सरकार अभी गिर रही थी, अब हम राजनीति में खाली न्यूज चैनल पे सिद्धांत और स्वाभिमान की करें तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं, क्योंकि अब पॉलिटिक्स के अंदर बड़े स्तर पर स्वाभिमान और सिद्धांत कहीं नहीं बचे हैं। अशोक गहलोत जी की जब सरकार गिरी थी तब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार बचाई, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगलों को लेके और अभी के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तक दायर करनी पड़ी, उनको क्या मजबूरी थी? तो सिद्धांत और स्वाभिमान अब बड़ी पार्टियों में कहीं नहीं बचे। आप लोग अभी तो आप बड़े कोर्टों में नहीं गए, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो रही है, टीके नहीं है, वैक्सीनेशन का सिस्टम जो है वो खराब हो रखा है, तब तो आप नहीं गए, एसएलपी दायर नहीं किया आपका सरकार ने। तो देखिए, स्वाभिमान और सिद्धांत जो है ये बोलने में और सुनने में सब अच्छे लगते हैं, बाकी राजनीति अब जो है वो अब
ऐसी हो गई है जिस पे अब सार्वजनिक रूप से टिक्का टिप्पणी करूं मैं, क्योंकि जूनियर हूं बहुत ज्यादा, लेकिन देख के बड़ा दिल के अंदर ठेस पहुंचती है इस बात को लेके। कहा आप बताइए, जब सत्ता के अंदर आप आए तब आपने कहा था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल की पूरी जांच कराएंगे, लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, ये आयोग बनाए, क्या हुआ? उन आयोगों में क्या हासिल हुआ? तो ये मिला जुली का जो खेल है, इससे अब जनता इस चीज को समझ चुकी है। और सुजानगढ़ के अंदर तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जो आशीर्वाद वहां के लोगों ने दिया है, क्योंकि पहला हमारा चुनाव था और और ये जो शेखावाटी का अंचल है इसके अंदर पहली बार ये हमारी एंट्री थी, तो निश्चित रूप से जनता जो है वो दोनों पार्टियों की रीति नीति को समझ गई है कि ये लोग चुनाव के वक्त क्या बोलते हैं, कथनी और करनी में इनके अंतर क्या है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सिद्धांत और स्वाभिमान की बातें जो है वो टीवी चैनल की जो डिबेट है इसमें अच्छी लगती है, लोगों में सिद्धांत और स्वाभिमान कहाँ बचे हैं? आप बताइए मुझे। जब मत विभाजन की बात हुई, जब सरकार गिरी थी, तब भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो वरिष्ठ नेताओं के इशारे पे सदन से गायब हो गए, तो कहाँ सिद्धांत और स्वाभिमान की बात रही? गोटवाल जी ने बड़ी अच्छी बातें कही जो सुनने में और समझने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उनका अध्ययन भी जरूरी है। अब जो कथनी और करनी में जो किसी भी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको इस बारे में सोचना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ बातें करने से या डिबेट के अंदर सिद्धांत और स्वाभिमान की बातें करने से देश का मतदाता कुछ नहीं होगा। हमें इस देश की जनता के सामने तस्वीर पैदा करनी पड़ेगी कि यदि किसी ने गलत काम किया है तो उसका नतीजा भी वो भोगे। जाहिर सी बात भी है, क्योंकि जनता को काम चाहिए होता है और इसी की वानगी रही कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप भले ही करती रही हो, कांग्रेस सरकार पर विफलता का आरोप लगाती रही हो, लेकिन उसका असर इन उपचुनाव में तो खासतौर पर देखने को नहीं मिला। पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे सुभाष महरिया वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद हैं। सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करूं उससे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। भले ही ये चर्चाएं हों कि कांग्रेस का जो अंदरूनी आलाकमान है, जो प्रदेश इकाई है, वो अभी भी एकजुट नहीं है, बिखराव से जूझ रही है, लेकिन इस उपचुनाव में आपने एकजुटता का परिचय दिया। जहां भी सभाएं हुई, जहां भी रैलियां हुई, मीटिंग्स हुई, वहां पर तमाम नेता एकजुट नजर आए, एक मंच पर नजर आए और इसी की वानगी रही कि मैसेज जनता के बीच में यही रहा कि जो भी नाराजगियां थी उन्हें दूर कर लिया गया है और अब एक जाजम पर कांग्रेस के नेता आ गए हैं और इसीलिए जनता ने राज्य सरकार के साथ जाना मुनासिब समझा और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। मैं यहां आकर आपसे एक बात कहना चाहूंगा जी, इलेक्शन जो है वो विधानसभा का इलेक्शन है। 200 विधानसभा हैं, अभी बाई इलेक्शन में मान लीजिए कि 3 विधानसभा के इलेक्शन है जी। तो वहां की जनता को वहां जो चुनाव के मैदान में है जो भी प्रत्याशी उनसे काम पड़ता है, सबसे ज्यादा वो उनको देखते हैं, फिर पार्टी की रीति नीति को देखते। तो पार्टी की रीति नीति और कैंडिडेट, इन 2 चीजों पर विशेष फोकस वहां की जनता का रहता है। मीडिया के मित्र सारे आजकल ये वसुंधरा जी नहीं आए, वो सतीश पूनिया नहीं आए, वो अशोक जी नहीं आए, सचिन जी नहीं आए, उसमें वो साथ नहीं थे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये बातें करने की इतनी आवश्यकता क्या है। अभी नारायण भाई ने बिल्कुल ग्रास रूट की बात की, वो पहली बार एमएलए हैं, मेरे छोटे भाई हैं। मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने कितनी सही बात कही कि जनता के दुख दर्द की बात करो यार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये मंच पे नहीं थे, इनको मंच पे देख के वोट देते हैं लोग, तो वहां जनता का काम करने वाले लोगों को वोट देते हैं, पार्टी की नीतियों को वोट देते हैं। इतना सबको घबराने की जरूरत क्या है? हर आदमी कोई प्लेटफॉर्म जो है ये कॉर्पोरेट ऑफिस है क्या सब? इसलिए आप लोग जो है इनको कॉर्पोरेट ऑफिस बनाते जा रहे हैं। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि आप थोड़ा समझें वहां के लोगों की। बीच में रोकना चाहूंगा, हम जनता की बात करते हैं, सरोकार की बात करते हैं, नेताओं को लड़ाने का काम हम नहीं करते हैं। जो आरोप आप मीडिया जगत पर लगाना चाह रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। हम वही बात करते हैं जो जाहिर सी है, जो लाजमी सी है। तो ऐसे में हमारे ऊपर थोपने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अगर राजनेता ऊपर उठेंगे तो जाहिर सी बात होगी। वो आए और वो नहीं आए, इससे वोट नहीं मिलता है। वोट मिलता है वहां के लोगों की समस्याओं के। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, नेता का आधार होता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान की कद्दावर नेता रही हैं, उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया तो उसका खामियाजा अजीब। तो लेकिन वो जब पावर में थी तो वो भी लोगों को दरकिनार करती रही। इसलिए ये तो अदला बदले का काम है भाई। इसलिए उनके साथ ये तो होना ही था, वो भी तो करती रही। ठीक है, उन्होंने नहीं किया क्या? लोगों को स्टेज पे ही नहीं चढ़ने देती थी।
वो आप क्यों भूल जाते हैं? जो मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी से नेता जितेंद्र गोठवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सुभाष मेहरिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विधायक नारायण बेनीवाल, आपका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उपचुनाव के रण में फिलहाल जो मतगणना है वो जारी है। एक सीट पर प्रत्यक्ष तौर पर नतीजा आ गया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिला दिया है राजसमंद सीट पर। तो वहीं सहाड़ा और सुजानगढ़ पर फिलहाल मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार दावे किए थे कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, वो कहीं ना कहीं धराशायी होता नजर आया। भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया, जो आरोप लगाए कि प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार का 2 साल का शासन पूर्णतः विफल है, वो खोखला नजर आया। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो मजबूती के तौर पर दावा किया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एक मंच पर है, वो कहीं ना कहीं खोखला साबित नजर आया। और सबसे बड़ी बात है, राज्य सरकार के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ जनता ने जाने का फैसला लिया। ये पूरा जो जनादेश है, जो नतीजे आ रहे हैं, ये इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि राज्य की जो जनता है फिलहाल केंद्र जो राज्य सरकार है कांग्रेस पार्टी, उसी के साथ नजर आ रही जाती हुई। क्योंकि ये परसेप्शन भी रहा है, पॉलिटिकल परसेप्शन भी रहा है कि जो उपचुनाव होते हैं उसी में राज्य सरकार के साथ, या यूं कहें कि सत्ताधारी दल के साथ ही प्रजा जाती है। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।